गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 3। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है, कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स होती है आपके पास। तो देखिए जो मैट्रिक्स का कंसेप्ट था वो सबसे पहले दिया था आपके एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए थे आर्थर कैली। आर्थर कैली ने जो है वो मैट्रिसेस का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने जो ये मैट्रिसेस का कंसेप्ट जनरेट किया, ये किया था आपका लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो आपके लीनियर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ना, इक्वेशंस जैसे x + y = 2 और x - y = 4, इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं हम लीनियर प्रॉब्लम्स। इस तरह की जो लीनियर प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए आर्थर कैली ने सबसे पहले 1857 में अपना ये मैट्रिसेस का कंसेप्ट दिया था। और उन्होंने बताया कि लीनियर प्रॉब्लम्स को इजीली किस तरह से मैट्रिक्स की मदद से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो उसके बाद फिर जो अपनी मैट्रिसेस का कंसेप्ट था वो हर जगह इस्तेमाल होने लगा, एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने लगा। जो मैथ की प्रत्येक ब्रांच थी उसके अंदर जो है मैट्रिसेस का कंसेप्ट इस्तेमाल होने लगा। फिजिक्स में जैसे देखिए, इंजीनियरिंग में और सोशियोलॉजी में हर जगह मैट्रिक्स का कंसेप्ट आने लगा। और अपनी इंजीनियरिंग में जो अपने होते हैं इंडस्ट्रियल, जेनेटिक्स वगैरह, हर ब्रांच में मैथमेटिक्स आ गई। और जैसे कुछ फिजिकल फेनोमेना होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन फेनोमेनास को दर्शाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो मैट्रिसेस से आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो अब देखिए अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स होती क्या है। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या। ये थी आपकी ओवरव्यू कि इतना ऐसे शुरू हुई, उसकी शुरुआत किसके लिए हुई थी और कहाँ तक अब अपनी मैट्रिक्स पहुँच चुकी है। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। समझिए, यहाँ पर आपको मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ रोज़ हैं, जैसे कि आप कहीं भी खड़े हैं, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। और भी एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, ये वाला, ठीक है ना। मॉडर्न डे मैथमेटिक्स में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या होता है मैट्रिक्स, कोई रोज़ और कॉलम्स, रोज़ मतलब जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती है अपनी, और रोज़ और कॉलम्स, इनको एक सेट अरेंज करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है अपनी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स को लिखेंगे तो वो होंगी अपनी क्या, रोज़। और यहाँ पर जो हम इस तरह से अपने एलिमेंट्स को लिखेंगे वो क्या होंगे, कॉलम। तो रोज़ और कॉलम को अरेंज करने वाली मैथमेटिकल टर्म को क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुने, रोज़ और कॉलम्स को अरेंज करने वाली मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है या फिर क्वांटिटी है उसको क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मान लिया हमने कि इस तरह से लिखी जाएंगी अपनी रोज़ और इस तरह से लिखी जाएंगी इसके अंदर क्या, अपने कॉलम्स लिखे जाएंगे। अब देखिए उसके बाद आपने जान लिया कि मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। मान लिया कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे हम। मान लिया हमने लिखा 2 5 7 6 8 9, ठीक है ना। ये आपकी मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो इस तरह से लिखी हुई है ये क्या है, आपकी रोज़ हैं, ये रोज़ हैं। और जो इस तरह से लिखी हुई हैं ये क्या है, आपके कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, 1 और 2। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, 2। भाई 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखिए 1 2 और 3। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यहाँ पर, 3 है। तो मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
2 इंटू 3। और एक बात ध्यान दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जितने आपको एलिमेंट मिलेंगे उतने ही एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने एलिमेंट्स मिले? 6 एलिमेंट्स मिले। तो आपकी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं? केवल 6 एलिमेंट्स ही आपकी मैट्रिक्स के अंदर हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लिया आपके पास एक और मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए, आपको इसका ऑर्डर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप इसका ऑर्डर? इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 और 3। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3 नंबर ऑफ रोज है यहाँ पर। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो रोज मल्टीप्लाई बाई कॉलम क्या होता है आपका? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स आपको दे रखी हो, उसमें केवल आपको क्या करना है? उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को लिख देना है। तो देखिए, यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 4। मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है? यहां पर 4 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है? 4 हैं। तो मीन्स ये क्या है? एक 4x4 की मैट्रिक्स है। ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा। आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से लिख सकते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है आपके पास रो मैट्रिक्स। क्या दे रखा है आपको? रो मैट्रिक्स। मीन्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल रो ही प्रेजेंट हो। मान लिया वो क्या है? 2 4 6। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो? केवल 1 हो। इसका ऑर्डर लिख सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 और 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हों, लेकिन जिस मैट्रिक्स के अंदर रो 1 होगी वो क्या होगी? आपकी रो मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 2, ये इस मैट्रिक्स को देखिए, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? केवल 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 है। तो ये भी क्या होगी? आपकी एक रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। और देखिए 2 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ये भी क्या है आपके पास? एक रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली पढ़ें आप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जानें कि क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल कॉलम के अंदर है एक नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? 1 हो। 1 2 3। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 और 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? 1 हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने रेक्टेंगल में पढ़ा है, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या नहीं होती? कभी भी इक्वल नहीं होती। उस तरह की जो मैट्रिक्स, उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगल बोलते हैं। मीन्स उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या होगी? बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यदि वो बराबर ना हो तो उस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास? 4 नंबर ऑफ रोज हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं?
3 मीन्स देखिए इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये एक कैसी मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। समझ में आई ना बात, क्या होगी, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब हम बात करें एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती थी, अपनी बराबर होती थी। तो यहाँ पर देखिए ऐसी मैट्रिक्स जिसकी जो लेंथ और मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये क्या होगी, आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली आप यहां देखें, यहां पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो ये आपकी क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ ली, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ ली। अब देखिए इसका देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स, देखिए आप रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं कि डायगोनल क्या होता है, ये वाली जो साइड्स होती हैं आपके रेक्टेंगल के अंदर, ये क्या होती हैं, डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होते हैं। अब सिमिलरली मैट्रिक्स में भी डायगोनल होते हैं। तो देखिए क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और उस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और उससे बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो आपकी इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली देखिए इसमें केवल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आप बोलें सर हम तो यहाँ पर इस तरह, ये भी एक डायगोनल ही होता है, लेकिन याद रखें प्रिंसिपल डायगोनल, ये वाली जो डायगोनल होती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स यदि नॉन जीरो हैं और बाकी के एलिमेंट्स जीरो हैं, तो उस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब यदि ऐसा हो कि भाई आपके पास डायगोनल में एलिमेंट्स तो प्रेजेंट हों, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। भाई देखिए जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए, आपके पास सारे के सारे सेम हो गए, या 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उस तरह की मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब यदि ऐसा हो कि आपके पास क्या हो जाए, जो डायगोनल के एलिमेंट्स थे वो अभी तक तो कोई भी नंबर बन रहे थे, ठीक है ना, कोई भी नंबर बन रहे थे, आपके नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नंबर बन रहे थे। तो अब यदि वो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, 1 बन जाएं, केवल 1 बन जाएं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, किसके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स यदि 1 बन जाएं तो क्या होती है वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से समझें कि यदि आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट हों और डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों या फिर ज़ीरो हों और ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही क्या हों, नॉन ज़ीरो हों, तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो जाएं, कोई एक स्केलर बन जाएं, तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यदि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएं, केवल 1 बन जाएं, तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आई ना बात। अब देखिए नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ध्यान से समझें, नाम से ही पता चल रहा है आपको, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो नॉन जीरो हो, सारे एलिमेंट्स यदि जीरो हो गए तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स बोलते हैं।
ठीक है ना। उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब देखिए आपने ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ रखा है कि ट्रायंगल क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास? यदि आपकी मैट्रिक्स में दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले देखते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस क्या है। 1 2 3 0 4 5 6 0 मींस इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के यदि एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और नीचे के एलिमेंट्स क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, यदि इन एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और बात करें यदि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो सिमिलरली क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स क्या हो जाएं? आपके नॉन जीरो हो और उससे ऊपर के एलिमेंट्स यदि जीरो हो जाएं, तो उस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए 1 0 0 2 0 3 0 4 5 0। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या है? ये प्रिंसिपल डायगोनल, इससे नीचे के एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं? आपके पास एक ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन जो इससे ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए? जीरो हो गए। और इससे नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखिए कंपेरेबिलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसकी, कंपेरेबिलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान से समझें, आप किसी चीज़ को कंपेयर कब कर सकते हैं भाई? ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई एक आपके पास एक गाड़ी है और एक आपके पास घोड़ा है, तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई इसके टायर अच्छे हैं, इसके पैर अच्छे हैं। इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करने के लिए सेम चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे आपको गाड़ी को कंपेयर करना है तो दूसरी भी आपके पास क्या होनी चाहिए? गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप उन दोनों को क्या कर पाएंगे? कंपेयर कर पाएंगे। तो सिमिलरली मैट्रिसेस का केस है यहाँ पर। यदि आपके पास क्या हो? दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उन्हीं को आप कंपेयर कर पाएंगे। 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यदि इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो हम इन्हें क्या कर पाएंगे? इन्हें कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुने, यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो क्या होता है? तभी हम उन मैट्रिसेस को कंपेयर कर पाते हैं, वरना हम उन मैट्रिसेस को क्या कर पाएंगे? कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में दो पॉइंट हैं आपके पास कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। ये बात बोलता है ये कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो इस बात को ध्यान से समझें। पहली बात तो क्या होनी चाहिए? दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। किसकी क्या होना चाहिए? कि उनका जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। दूसरा क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तभी जो मैट्रिक्स हैं दो मैट्रिक्स वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2 3 2 3 4 5, इन दोनों मैट्रिसेस का क्या है? ऑर्डर सेम है
और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं, तो ये क्या है, दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई इक्वल मैट्रिसेस होती हैं। यदि आपको ऐसा बोल दे और बोले कि आपको ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो x, y, z और w की वैल्यू निकालिए, तो आपको याद है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसको इजी के इक्वल टू में लिख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है ये, इसका ये वाला एलिमेंट तो इसका भी ये वाला एलिमेंट। यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर रहे होंगे। और यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं तो x किसके बराबर होगा, 2 के, y किसके बराबर होगा, 3 के, और z किसके बराबर होगा, 4 के, और w किसके बराबर होगा, 5 के। तो आपने यहाँ से सारी वैल्यूज़ क्या हैं, निकाल दी हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके। तो देखिए आप मैट्रिक्स को, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स दे रखी है, आप इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। देखिए यहाँ पर आई क्या है, नंबर ऑफ रोज, और जे क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम्स। और कितने दे रखे हैं आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, एम एंड एन दे रखे हैं। तो मीन्स यहाँ पर जो आई है वो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ रोज को, और ये क्या डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को। यदि आपको ए मैट्रिक्स लिखनी हो तो क्या होगी, देखिए हम इसको सिंपल करते हैं, 4 क्रॉस 4, सही है। नंबर ऑफ रोज कितनी, 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 4। तो यहाँ पर देखिए पहली रो ये क्या है, रो फर्स्ट है, ठीक है ना, और कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A11। अब यहाँ पर आइए, रो कौन सी है, पहली है, लेकिन कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा है, तो A12। यहाँ पर देखिए रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा, तीसरा, रो कौन सी है, पहली, और कॉलम कौन सा हो गया, चौथा। मीन्स आपको देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ तक जाना है, केवल 4 तक जाना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो कौन सी है, ये दूसरी है, और कॉलम कौन सा है, पहला, सही है ना। ये देखिए ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है, तो आई कौन सा है, मीन्स रो कौन सी है, दूसरी, और कॉलम कौन सा है, पहला। अब यहाँ पर देखिए रो तो दूसरी है और कॉलम कौन सा है, दूसरा, और यहाँ पर रो दूसरी, कॉलम तीसरा, और यहाँ पर रो दूसरी और कॉलम चौथा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर रो तीसरी है और कॉलम पहला, रो तीसरी ही है और कॉलम दूसरा, सिमिलरली 3 3 एंड 3 4। अब देखिए ए, रो कौन सी, चौथी, और कॉलम कौन सा, पहला, 4 2, कॉलम दूसरा, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो आपने इस मैट्रिक्स को लिख दिया है, जो ये आपकी छोटी रिप्रेजेंटेशन थी मैट्रिक्स के लिए, आपने इसको मैट्रिक्स का रूप दे दिया। अब यदि आपको ए आई जे एक कंडीशन मिल जाए, ऐसा मिल जाए ए आई जे इज इक्वल टू, भाई क्या है, आई प्लस जे के बराबर है, जो ए आई जे है, आपको एक कंडीशन दे दी और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको पहले निकालनी है A11 की वैल्यू। A11 की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर इसमें आई है वहाँ पर 1 और जहाँ पर जे है वहाँ पर 1 डाल देंगे, तो मीन्स 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर लिखिए इसके एलिमेंट्स, 2 हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 2। यदि हम A12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, मीन्स कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 लिख दो यहाँ पर। A13 मीन्स आई की जगह पर 1 डालेंगे और जे की जगह पर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4। A14 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आई की जगह पर अब हम 2 डालेंगे और जे की जगह पर 1 डालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आई और जे को उल्टा डालने पर, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये आपकी आई होती है और ये आपकी जे होती है। आपको कंडीशन उल्टी भी मिल सकती है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको आई की जगह पर आई की वैल्यू डालनी है और जे की जगह पर जे की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पर कितना हो गया, 6। आप इन्हें अच्छे से करके देखें, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7
5 6 7 8। ठीक है ना, हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया और निकाल दिया अपनी सारी वैल्यूज़। अब देखिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 5 elements? क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसके अंदर आपको कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं। कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। तो देखिए आपको पता है कि यदि मैट्रिक्स 1 क्रॉस 18 ऑर्डर की होगी तो भी उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 18 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? 18 है। तो आपको ऐसे ही इसके ऑर्डर बताने हैं कि यदि उस मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें सबसे पहले तो 1 क्रॉस 18, भाई 1 क्रॉस 18 की भी हो सकती है, वहाँ पर भी 18 एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली बात करें 2 की, 2 क्रॉस 9 की भी हो सकती है, तब भी वहाँ पर क्या होंगे? 18 एलिमेंट्स होंगे। 3 क्रॉस 6 की भी हो सकती है, तब भी वहाँ पर क्या होंगे? 18 एलिमेंट्स होंगे। 4 से तो देखिए इसका कोई फैक्टर बनता नहीं है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि देखिए 2 × 9 18, 3 × 6 18। अब अगर आप 4 से किसी चीज़ नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपको 18 नहीं मिल सकता, तो नहीं होगा। 5 से भी नहीं बन पाएगा। 6 से बात करें तो 6 × 3, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, तब भी वहाँ पर 18 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट बात करें 7 से नहीं होगा, 18 से भी नहीं होगा, और 9 × 2 तब होगा, और 18 × 1। तो क्या ऑर्डर्स बन गए हैं आपके पास? 3 पॉसिबल ऑर्डर्स बने हैं आपके पास, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स आए हैं। देखिए 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। आपके पास क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। जब उस मैट्रिक्स के पास क्या है? 18 एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास तब पॉसिबल ऑर्डर्स बने हैं। अब हमसे दूसरे क्वेश्चन में उसने बोला है यदि उसके पास क्या हो? 5 एलिमेंट्स हों तो उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो देखिए यदि वो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 5 की होगी तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो भी इसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे। 2 से देखिए 5 का कोई फैक्टर नहीं बनता, 3 से भी नहीं बनता है, 4 से भी नहीं बनता है, तो क्या होगा? 5 क्रॉस 1। आपके पास केवल 2 ही ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे जिनमें क्या हो? 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन 2, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। हमें 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है, और जहां पर aij किसके बराबर है? i + j का स्क्वायर, और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी है। देखिए सिमिलरली हम लिखते हैं 3 क्रॉस 3 की, हम उसको नाम दे देते हैं कुछ a। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और पहली रो तीसरा कॉलम, A13। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। सिमिलरली A31, A32, A33, ये बन गई है आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब आपको इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, सही है ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इन सभी को लिख दिया, अब हमें इस कंडीशन की मदद से इन सभी की वैल्यू क्या है? निकाल लेनी है। अब यदि हम 1 निकालेंगे वैल्यू A11 की, तो यहाँ पर aij किसके बराबर है? i + j का स्क्वायर। मीन्स i क्या है यहाँ पर? 1, j क्या है? 1, और इसका स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। A11 की वैल्यू मिल गई। अब निकालते हैं हम A12 की वैल्यू। तो A12 किसके बराबर है? 1 + 2 i + j का स्क्वायर, मीन्स ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। यदि हम वैल्यू निकालें A13 की, तो ये क्या होगी? A13 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी? 1 + 3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर = 16। अब निकालें A21 की वैल्यू, तो ये क्या होगी? 2 + 1 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मीन्स 2 + 2 का स्क्वायर मीन्स 16। A23 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगी?
5 का स्क्वायर मीन्स 25। और यदि हम वैल्यू निकालें A31 की तो ये किसके बराबर होता है? A31 मीन्स 3 + 1 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। A32 की वैल्यू निकालें 3 + 2 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। A33 की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा 3 + 3 का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर 36। सारी वैल्यूज मिल गई हैं हमें, तो A की वैल्यू लिखो। A11 किसके बराबर आया है? 4 के बराबर आया है। A12 किसके बराबर आया है? 9 के आया है। A13 किसके बराबर आया है? 16 के बराबर आया है। A21 9, 16 and 25, 16, 25, 36। ये है क्या है आपका आंसर है। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स बन गई है आपकी गिवन कंडीशन के लिए। चेक कीजिए एक बार, आंसर सही है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास कंडीशन चेंज कर दी है उसने। क्या कंडीशन दी है आपको इस बार? यहां पर आपको कंडीशन दे रखी है और मैट्रिक्स बनानी है आपको केवल 2x2 की। और कंडीशन क्या है? I + 2j का स्क्वायर बाई 2। पहले आप उसका स्क्वायर करेंगे, बाद में 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको बनानी है क्या? A = Aij टाइप की ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और Aij किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आपको बनानी है क्या? 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो समझिए 2x2 की मैट्रिक्स क्या होगी भाई? पहला एलिमेंट, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? 2 ही हैं। तो A21 और A22। आपको इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है? यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली देखिए हम पहले निकालते हैं A11 की वैल्यू। कंडीशन के अंदर वैल्यू डालो, I की जगह पर 1 और J की जगह पर क्या 1, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पर क्या है 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स ये क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है ना। अब निकालें A12 की वैल्यू। A12 किसके बराबर है? 1 + I की जगह पर 1 और 2 की जगह पर J की जगह पर 2, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 4 + 1 5 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 25/2। आप निकालें वैल्यू यहाँ से A21 की। तो यहाँ पर क्या I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मीन्स 4 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 16/2 और विच इज इक्वल टू 8। यहाँ से निकालें A22 की वैल्यू। तो ये क्या है 2 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 36/2 और विच इज इक्वल टू 18। तो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर डाल दें। A की जगह पर जब यदि हम वैल्यूज़ डालेंगे तो पहली वैल्यू है 9/2, दूसरी वैल्यू है 25/2, 8 and 18। यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने 2x2 की मैट्रिक्स बना दी अपनी गिवन कंडीशन के लिए। अब देखिए आपको क्या बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है एक 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। Aij टाइप की मैट्रिक्स है आपके पास और Aij किसके बराबर दे रखा है 1/2 ऑफ मॉड्यूलस I - 3j। 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब देखें वही तरीका है अपना, उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। आपके पास क्या है A मैट्रिक्स दे रखी है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। मीन्स पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। कॉलम कितने हैं 2 तक, बस 2 तक ही जाएंगे हम। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है ना। हमने मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है इस कंडीशन के हिसाब से और इसके अंदर डाल देनी है। सिमिलरली हम सबसे पहले निकालें A11 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए I की जगह पर 1 डालो और J की जगह पर भी 1 डालो तो ये कितना हो जाएगा
अंदर से मिलेगा क्या, -2, और बाहर है मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है कि वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है और उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव नंबर बना देता है। 1/2 और यहाँ से आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, मिला क्या आपको, केवल 1। अब निकालें a12 की वैल्यू, तो ये 1/2। अब यहाँ पर i की जगह पर 1 डालेंगे और j की जगह पर 2, यहाँ पर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 1/2 -5, 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5, और ये आ गया 5/2। अब निकालेंगे हम a21 की वैल्यू, j की जगह पर 1 डाल, i की जगह पर 2 डालेंगे और j की जगह पर क्या, 1, तो मीन्स -3, और 2 - 3 किसके बराबर है, -1 के, और -1 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, 1/2। अब सिमिलरली निकालेंगे a22 की वैल्यू, 2 - 6, हमने क्या है, i की जगह पर भी 2 और j की जगह पर भी 2 की वैल्यू डाल दी, 2 डाल दिया, तो यहाँ से मिला 1/2 -4, -4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। अब निकालेंगे हम a31 की वैल्यू, 1/2, i की जगह पर 3 और j की जगह पर 1, मीन्स 3 - 3 0, और ये क्या हो जाएगी, टोटल टर्म 0 बन जाएगी। अब निकालते हैं a32 की वैल्यू, 32 मीन्स यहाँ पर डालिए सारी वैल्यूज़, i की जगह पर 3 और j की जगह पर 2 डालने पर ये हो जाएगा 6, मीन्स यहाँ से मिला आपको 1/2 -3, और -3 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया 3/2। तो सारी वैल्यूज़ मिल गई आपको। अब इस ए मैट्रिक्स के अंदर डाल दीजिए, a11 की वैल्यू क्या है, 1 है, a12 की वैल्यू क्या है, 5/2, a21 की वैल्यू क्या है, 1/2, a22 की वैल्यू क्या है, 2 है, a31 की वैल्यू 0 एंड a32 की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आंसर है। आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको वही कंडीशन इस्तेमाल करनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली। जरा देखिए कैसे। आपको क्या दे रखा है, 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है 2x 1 5 x + 2y = 4 1 5 0। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर x और y की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे we know that 2 matrices are equal if their corresponding elements are equal। क्या बोला कि हमें पता है कि 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर 2x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहां से 4/2 = 2, मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 2 मिल गई है। यहां पर देखिए x + 2y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहां से आया x + 2y = 0। x की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो x की वैल्यू यहां पर डाल दो, 2 + 2y = 0। इस 2 को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इस 2 को अपॉन में लाएंगे तो -2/2, मीन्स y = -1। तो क्या आई है आपके पास वैल्यू, x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू आई है क्या, -1। हमसे बोला गया था कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके क्या निकाल दी, x और y की क्या निकाल दी है, वैल्यू निकाल दी है। और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, x 3x - y 2x + z 3y - w।
3247। आपको क्या निकालना है यहाँ से, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यूज़ निकालनी है आपको, जब आपके पास क्या है, ये कंडीशन दे रखी हो। तो देखिए यहाँ पर यदि हम यही लाइन लिख देंगे सेम कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। भाई x की वैल्यू तो हमें मिल गई, यहाँ पर x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x की वैल्यू डाल दें हम इसके अंदर, हमने x की वैल्यू डाली 3 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, मीन्स ये 9 हो गया। इस 9 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9। 2 माइनस 9 किसके बराबर होगा, -7 माइनस वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई किसके बराबर मिला, 7 के बराबर। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। चलिए अब इस वाले एलिमेंट को देखते हैं। यहाँ पर 2x प्लस z किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और x की वैल्यू हमने निकाली थी, उसमें डाल दीजिए 2 इंटू 3 प्लस z इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। इस 6 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ 6 एंड z इज इक्वल टू -2। मीन्स z की वैल्यू क्या है, -2 है। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, 7। 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7। ये हो गया 21। इस 21 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ 21, ये कितना हो गया, -14 एंड माइनस डब्ल्यू। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, w की वैल्यू मिल गई। तो यही क्या है, आपके गिवन आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है आपको, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी किसके बराबर है, -1 5 0 13 इसके बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, ए बी और सी और डी की वैल्यूज निकालनी है आपको। सिमिलरली वही लाइन लिख देंगे, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि 2 मैट्रिक्स जब बराबर होंगी जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो a माइनस बी है वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी बराबर होगा आपका -1 के बराबर होगा। और 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें। आप इन दोनों को सॉल्व करके क्या a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस को हमने 10th क्लास में सॉल्व किया था कि वहाँ पर x y होता था, यहाँ पर a और b है। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो क्या मिलेगा ज़रा देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 2a माइनस बी 0। यहाँ पर ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 पर तो कोई साइन ही नहीं है, तो b से b कैंसिल हो गया। यहाँ पर a माइनस 2a किसके बराबर होगा, -a के। इन दोनों का क्या आएगा, -1। तो a किसके बराबर आ गया आपका, 1 के बराबर आ गया। आप a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, पुट a इन फर्स्ट, a को हमने फर्स्ट में डाल दिया, तो यहाँ से आया 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और ये कितना हो गया, -2, माइनस बी इज इक्वल्स टू -2। और यहाँ से b किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर आ गया है। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस सी किसके बराबर होगा,
5 के बराबर होगा। ए की वैल्यू आप जानते हैं, ए की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, 2 × 1 + c = 5। ये हो गया 2, इस 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा 5 - 2 एंड c = 3। c की वैल्यू मिल गई। ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा, मीन्स 3c + d = 13। c की वैल्यू आप जानते हैं 3 × 3 + d = 13। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, d = 13 - 9 एंड d = 4। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और आपको c की और d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आपका इसके साथ ये a b c d के साथ क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड u विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या है, आपको दो एक मैट्रिक्स दे रखी हैं, x + 3 x + 2y z - 1 4u - 6 = 0 - 7 3u। यहां से आपको x, y, z एंड u की वैल्यूज निकालनी है। देखिए यहां से हम आप वही लाइन लिखेंगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पर x + 3 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई -3। x की क्या वैल्यू मिली -3। यहां पर ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा -7 के बराबर होगा। x की वैल्यू आप जानते हैं, डालो इसके अंदर 2y = -7। इस -3 को इस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर होगा 2y - 7 + 3 2y, ये क्या हो गया -4 एंड y = -2। क्या मिल गया y आपको -2 के बराबर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा, मीन्स z - 1 = 3 और इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4, मीन्स z = 4। क्या आ गई है z की वैल्यू 4 आ गई है। लास्ट वाला ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पर 4u - 6, ये क्या है 4u - 6। तो देखिए 4u - 6 किसके बराबर है 2u के बराबर है। इस u वाली टर्म को इस तरफ ले आओ और 6 को उस तरफ ले जाओ। यहाँ पर हो गया 4u - 2u = 6। ये कितना हो जाएगा 2u = 6 एंड u = 3/6/2 और कितना हो गया u = 3। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की भी वैल्यू मिल गई है आपको और u की भी वैल्यू मिल गई। तो सही है, ये क्या है इसका आंसर x = 3, y = -2, z = 4 एंड u = 3। क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x + 10 y² + 2y 0 - 4 3x + 4 3 0 y² - 5y। देखिए यहाँ पर देखिए हम वही लाइन लिखेंगे सिमिलरली कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए x + 10 = 3x + 4। इस 3x को इस तरफ ले आएंगे और इस 10 को इस तरफ ले जाओ, x - 3x 4 - 10, ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 6/2 एंड x = 3।
x की वैल्यू तो मिल गई। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालिए। देखिए यहाँ पर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो क्या होगा आपके पास, कोई भी ले लीजिए, ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, वैल्यू सेम ही मिलेगी आपको। वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वस टू 3, इसको इस तरफ ले आओ, वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वस टू 0। तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए -3 और ऐड करें तो कितना मिले 2। तो देखिए वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वस टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3, ऐड करने पर प्लस 2y, यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, y प्लस 3 इज इक्वस टू 0। दोनों में से y प्लस 3 कॉमन ले लें, हमने y प्लस 3 ले लिया दोनों में से कॉमन, और यहाँ पर आ गया y माइनस 1 इज इक्वस टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ से या तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी। y प्लस 3 इज इक्वस टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वस टू 0। तो देखिए y इज इक्वस टू 1 एंड y इज इक्वस टू -3। y 1 के बराबर है और -3 के बराबर है। यहाँ पर -3 पुट करके देखिए, -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3, तो ये कितना आ गया -9 प्लस -6, ये कितना आया माइनस का 15। हमने देखिए y की वैल्यू -3 को इस वाले एलिमेंट के अंदर डाला, तो यहाँ से मिला -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3, तो ये क्या आ गया -15। तो देखिए ये तो इसके बराबर नहीं है। यदि ये y की सही वैल्यू होती तो यहाँ पर डालने पर ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आना चाहिए था। अब चलिए 1 और को और डाल कर देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे आया 1 प्लस 2 इज इक्वस टू 3। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ गए। तो आपके पास जो y की सही वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये वाली आपके इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, टेंथ क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y z। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास दे रखा है x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 4x प्लस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 3b z प्लस 2c 0 6 3y माइनस 2 2x माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 0। आपको a b c x y z सब की वैल्यूज़ निकालनी है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वही लाइन लिखेंगे कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, -3। यहाँ पर देखिए z प्लस 4 किसके बराबर होगा, z प्लस 4 होगा आपका 6 के बराबर। 4 को इस तरफ ले जाओ तो 6 माइनस 4 एंड z इज इक्वस टू 2, z की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखिए 2y माइनस 7 किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के। तो यहाँ पर आ गया 2y माइनस 7 इज इक्वस टू 3y माइनस 2। इस y वाली टर्म को इस तरफ ले आओ और 7 वाली को इस तरफ ले जाओ, तो 2y माइनस 3y इज इक्वस टू -2 प्लस 7। यहाँ से मिला -y और यहाँ से 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। तो y किसके बराबर आया, -5 के। ठीक है ना। अब देखिए x वाली टर्म तो निकाल ली है, इसको कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है हमें कि x की ही वैल्यू वापस मिलेगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि x की सेम वैल्यू मिलेगी आपको। देखिए चलिए करते हैं इसको। 4x प्लस 6 इज इक्वस टू 2x। इस 2x को इस तरफ ले आओ और 6 को ले जाओ उस तरफ, तो यहाँ पर मिलेगा 2x इज इक्वस टू -6। इस 2 को इस तरफ लाओ तो x की वैल्यू -3। अब कोई भी x की एक वैल्यू लेने के लिए हमें चाहिए केवल x y z और a b c की वैल्यू। तो किसी भी x वाली एक टर्म को कंपेयर कर लो, वहीं से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सभी टर्म्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
हमें उतना चाहिए जितने से अपना काम बन जाए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दे रखा है आपको, a-1 क्या दे रखा है आपको, a-1 इज इक्वल टू -3। तो a-1 किसके बराबर होगा, -3 के। यहाँ से देखिए -1 को इस तरफ लाएंगे तो -3 + 1 एंड a इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू मिल गई हमें। अब देखिए यहाँ से 0 किसके बराबर होगा, 2c + 2 के। तो 2c + 2 किसके बराबर है, 0 के। 2 को इस तरफ ले जाओ -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल टू -1। c किसके बराबर आ गया, -1 के आ गया। x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, a मिल गया, c मिल गया, बचा क्या, केवल b। तो b वाली किसी भी टर्म को कंपेयर कर लो, यहां से ये रही। तो b - 3 किसके बराबर होगा, 2b + 4 के। इस 2b को इस तरफ ले आओ, b - 2b इसको इस तरफ ले जाओ तो ये होगा 4 + 3। यहाँ पे हो गया -b, ये हो गया 7, -b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू -7। क्या मिल गया, b इज इक्वल टू -7। तो ध्यान से देखें, x किसके बराबर, -3 के, y किसके बराबर आया है आपका, -5 के, और z किसके बराबर आया है, 2 के बराबर आया है। a किसके बराबर आया, -2, और b किसके बराबर आया, -7 एंड c इज इक्वल टू -1। तो आपको यही सारी वैल्यूज इसके लिए निकालनी थी। ठीक है, सही है आपकी वैल्यूज, ठीक है ना। तो आपकी इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। इससे आगे की एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।